चल, तो कल तो हम प्रधानमंत्री तक देख चुके थे। आज संसद। हो गई संसद, हो गई क्या? कौन से अनुच्छेद तक पढ़ चुके हैं आप लोग? बोलो। हाँ, ये पढ़ चुके हैं 79 अनुच्छेद। कहां तक पढ़े आपने अभी? अनुच्छेद कौन सा पढ़ा लास्ट? 78, अभी 79 पढ़ो। संसद के अंग, संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग, जैसे राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, संसद 3 अंगों से मिलकर बना है। पहला राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। क्योंकि जब इन तीनों की सहमति हो जाएगी तभी कोई विधेयक कानून बनेगा। ठीक है, तीनों की सहमति जरूरत है। वो विधेयक के ऊपर निर्भर करता है किसमें कैसी सहमति की आवश्यकता है। किसी में साधारण बहुमत से हो जाता है, किसी में विशेष बहुमत चाहिए। ठीक है, किसी में पहले अनुमति लेनी पड़ती है राष्ट्रपति की, किसी में पास होने के बाद, ठीक है, हस्ताक्षर करने के लिए। ठीक, तो जब तीनों से सहमति मिल जाती है उसके बाद कोई भी विधेयक कानून बन जाता है। अनुच्छेद 79 ये बोलता है कि संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो संसद के सदनों के बारे में जानकारी अनुच्छेद से मिलती है। इसे बोलते हैं निम्न सदन, इसे बोलते हैं उच्च सदन। ठीक है, इसको बोलते हैं निम्न सदन और इसको बोलते हैं उच्च सदन। ब्रिटेन में इसको बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन और इसको ब्रिटेन में लॉर्ड, इसको बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, इसको बोलते हैं सॉरी हाँ। और यूएसए में इसको बोलते हैं सीनेट और इसको बोलते हैं सीनेट, इसको बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और इसको बोलते हैं सीनेट। कहां पे? यूएसए में। तो यूएसए में उच्च सदन को बोलते हैं सीनेट और ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ब्रिटेन में निम्न सदन को हाउस ऑफ कॉमन्स और यूएसए में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक, भारत में लोकसभा और
क्या बोलते हैं? इसके अन्य नाम भी हैं राज्यसभा के, जैसे वृद्धों का सदन, इसको बोलते हैं वृद्धों का सदन, उच्च सदन या राज्यों का सदन। ये क्या हो गया? अन्य नाम किसके? राज्यसभा के। राज्यसभा के अन्य नाम क्या हो गए? वृद्धों का सदन और राज्यों का सदन। लोकसभा को और ये किसके नाम हो गए? लोकसभा के। तो कितने नाम हो गए? एक निम्न सदन, दूसरा उच्च सदन। उच्च सदन के राज्यसभा के नाम हो गए वृद्धों का सदन और राज्यों का सदन। और लोकसभा के, ठीक, युवा सदन या जनता का सदन, युवा सदन का। यहां तक की बात समझ में आ गई? अब संसद के पहले अंक को देखते हैं हम, लोकसभा। क्या देखेंगे? लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा, इसमें लोकसभा, 79 में संसद। ठीक है, तीनों आर्टिकल याद रहेंगे। 79 में, 80 में। ठीक है, तो आज क्या पढ़ेंगे अपन? लोकसभा। अंग्रेजों के समय इसका नाम हाउस ऑफ ठीक, हाउस ऑफ कॉमन्स। तेईस अगस्त 1954 को इसका नाम बदल के क्या किया गया? लोकसभा। क्या किया गया? कैसे चुप बैठे हो? समझ नहीं आ रहा? हंसी आ रही है? लो, ये बैठे बैठे बोल रही होगी। इसको इस बात का ध्यान रहता है पढ़ने से ज्यादा। सीटें, अधिकतम सीटें हमारी लोकसभा में, अधिकतम सीटें 550, जिसमें से 543, 537
राज्यों से हैं। 530 20, 530 और 20, जिसमें से 530 राज्यों के लिए और 20 यूनियन टेरिटरी के लिए निर्धारित हैं। ठीक है, वर्तमान स्थिति, वर्तमान में 543 सीटें हैं, जिसमें से 500 530 राज्यों के लिए और 13 यूटी के लिए। दो 2019 से पहले ये सीटों की संख्या 552 थी, जिसमें 2 सीटें थी एंग्लो इंडियन की। ले लो। चले से ले लो। तो 2019 से पहले कितनी सीटें थी? 552। इसको 104वें संविधान संशोधन के द्वारा 2019 में हटा दिया गया। ठीक है, ये 2 सीटें थी जो एंग्लो इंडियन की थी। किसकी थी? एंग्लो इंडियन, यानी जिसकी माता भारतीय हो और पिता ब्रिटेन से। ठीक है, एंग्लो इंडियन किसको बोलते हैं? जिसकी माता भारतीय और पिता ब्रिटेन से। इसकी परिभाषा एंग्लो इंडियन को परिभाषा अनुच्छेद 360(2) में दी गई है कि एंग्लो इंडियन कौन होते हैं। ठीक है, इनको ये अंग्रेजों के टाइम से, जो अंग्रेज थे, जिनके माँ बाप क्या थे? अंग्रेज थे, और पिता वो सॉरी माता भारतीय थी और पिता अंग्रेज थे, उनके लिए 2 सीटें छोड़ी गई थी। ठीक है, आज से पहले 2019 से पहले तो उनका वो क्या होते थे? मनोनीत होते थे। राष्ट्रपति 2 सीटें उनका प्रतिनिधित्व लोकसभा में रहे, उसके लिए 2 को मनोनीत करता था। मतलब उनको चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं थी, वो बोल देता कि ये प्रतिनिधित्व करेंगे जाके लोकसभा में। किसका किसका करेंगे? एंग्लो इंडियन का। ठीक है, एंग्लो भारतीय का, जिसको परिभाषित किया गया था अनुच्छेद 360(2) में। इसको 2019 में 104वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया। ये प्रदर्शित करता था कि हम गुलाम थे। आज तक ये क्या करता था? जैसे सब भारतीयों को बराबर का अधिकार है हमारे यहाँ, ठीक है, तो इनको अलग से अधिकार क्यों? अभी तक तो यही था ना। ये क्या गुलामी की मानसिकता प्रदर्शित करता था? तो 2019 में इसको हटा दिया गया। ठीक है, अब जैसे सब भारतीय हैं ऐसे ये भी हो गए। अब नोट करके लिख लेना, फ्रैंक एंथनी ये 7 बार मनोनीत हुए। ये क्या थे? एंग्लो इंडियन, 7 बार मनोनीत हुए। और एक थे ओ ब्रियन, ये
ठीक है, ये दो नाम याद रखना। एक फ्रैंक एंथनी, वो क्या हुए, मनोनीत हुए 7 बार, सबसे ज्यादा। और एक ओ ब्रियन, ये क्या, एंग्लो भारतीय थे जो निर्वाचित हुए, मतलब चुने गए। ठीक है, दोनों के नाम याद रखना। या ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे पहले एंग्लो भारतीय जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में भाग लिया, ये क्या थे, ये ऐसे एंग्लो इंडियन थे जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में भाग लिया। ठीक है, कैसे थे, जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में भाग लिया। अब जब हम राष्ट्रपति पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था ना, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत नहीं लेते। ठीक है, तो जितने भी एंग्लो इंडियन रहते हैं वो क्या होते हैं, मनोनीत, मनोनीत होते हैं ना, तो ये तो चुनाव में भाग लेंगे नहीं। लेकिन ये क्या थे, जो एंग्लो इंडियन थे वो थे निर्वाचित, तो इन्होंने क्या लिया, राष्ट्रपति चुनाव में भाग लिया। ठीक है, लोकसभा में 550 सीटों का निर्धारण 1971 की जनसंख्या के आधार पर किया गया है। जो हमारे यहाँ 550 सीटें हैं ना इसमें लोकसभा में, ठीक है, उनका निर्धारण जो 1971 में जनगणना हुई थी उसके आधार पर किया गया। उस समय क्या था, एक दक्षिण भारत की और उत्तर भारत की जनसंख्या लगभग लगभग सेम सेम थी, ज्यादा अंतर नहीं था। और अभी क्या है, उत्तर भारत में जनसंख्या बहुत बढ़ गई है और दक्षिण भारत में बहुत कम जनसंख्या है। तो अभी क्या, जनसंख्या का बैलेंस बिगड़ गया। पहले तो क्या है, 10 लाख पे एक सीट बनाते थे, जैसे हमारा भारत हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ये हो गया उत्तर भारत, ठीक, ये हो गया दक्षिण भारत। यहाँ पे क्या जनसंख्या है, तो इतने एरिया में मान लिया हमने 10 लाख लोग रहते हैं, तो इसको हमने एक एमपी की सीट बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी इतने एरिया में मिल जाते थे लगभग 10 लाख। अगर जनसंख्या के आधार पर करें तो 10 लाख हमने ऊपर ले लिए, इतने क्षेत्र में बन गए, और इतने क्षेत्र में यहाँ पे बन गए। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा हो गई, घनी आबादी हो गई उत्तर भारत में। ठीक है, और यहाँ पे आबादी कम है। तो अगर अभी भी हम जनसंख्या के आधार पर बनाएंगे तो यहाँ पे तो इतने से में 10 लाख लोग आ जाएंगे, और यहाँ पे बड़े क्षेत्र में 10 लाख लोग आएंगे, तो यहाँ पे सीटों की संख्या कम रह जाएगी। रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी, जब मान लो ये हम बीच में से खींच दें तो सब ज्यादा एमपी कहाँ से आएंगे, उत्तर भारत से आएंगे। ठीक है, और नीचे से कम आएंगे। तो इसके लिए भी दक्षिण भारतीय राज्य जो है उसका विरोध करते हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा लोकसभा में। तो अभी तक 1971 की आधार पे ही, जो 1971 के आधार पर परिसीमन हुआ था उसी के आधार पे एमपी की सीट डिसाइड की गई है। अब 84वें संविधान संशोधन, द्वारा ये कहा गया कि ये जो हम आज एमपी की संख्या रखे हुए हैं 1971 के जनसंख्या के आधार पर, ये 2026 तक रहेंगे। ये कब किया गया, 84वें संविधान संशोधन में हमारी संसद ने ये कहा कि जो 1971 के आधार पर, 1971 के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, ठीक है, जो हमने एमपी की सीट का बंटवारा किया गया है वो 2026 तक रहेगा। मतलब 2026 तक जितने भी चुनाव होंगे लोकसभा के तो वो इन्हीं एमपी के साथ में हो जाएंगे। 2027 में परिसीमन करना पड़ेगा। ठीक है, परिसीमन जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा, ठीक है, इसको बोलते हैं परिसीमन। जनसंख्या के आधार पर
जनसंख्या के आधार पर क्षेत्र का परिवर्तन करता है। मान लिया पहले इतना बड़ा क्षेत्र था, यहाँ 1 MP आता था, है? अभी क्या होगा, दूसरा परिसीमन होगा, तो क्या करेगा, यहाँ पे जनसंख्या पहले 10 लाख थी, अभी क्या होगी 10 लाख पहले थी, तो 1 सीट मानी जा रही थी, अभी क्या 20 लाख होगी, तो 2 सीटें बना देगा। इसको बोलते हैं परिसीमन। ठीक है, और जो इसका इस कार्य को करता है उसको बोलते हैं परिसीमन आयोग। आज तक 4 परिसीमन आयोग का गठन हुआ है, आज तक 4 परिसीमन आयोग का गठन हुआ है। आज तक जितने भी परिसीमन हुए हैं उनमें 4 ही हुए हैं। सबसे पहले 1952, उसके बाद 1963, उसके बाद 1972 और 2002। ठीक, जो पहले हमारे पहला परिसीमन हुआ था उसके अध्यक्ष थे चंद्रशेखर, और जो हमारा 2000 में हुआ 2 में उसके थे कुलदीप सिंह। ये क्या थे, किसके, परिसीमन आयोग के। परिसीमन आयोग कब हुआ, 4 बार हुआ। ठीक है, नायर, ठीक, कुलदीप सिंह नायर और चंद्रशेखर। पहला कब हुआ, 52 में, दूसरा 63 में, तीसरा चौथा 2002 में। आज तक 4 हुए परिसीमन, मतलब सीटों को बदला गया है। अभी ये तो हमारी 550 की जो संख्या थी अधिकतम, ये थी हमारी पुरानी संसद, जो हमारा पुराना संसद भवन था उसमें 550 लोग बैठ सकते थे। अभी हमारी प्रोजेक्ट विस्टा के तहत नई संसद भवन बनाया गया है, उसमें लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 888। जो हमारा नया लोकसभा भवन बनाया गया है उसमें 888 MP बैठ सकते हैं। इसमें कितनी थी, 550 MP बैठने की व्यवस्था थी। ठीक है, अभी क्या नया परिसीमन होने वाला है तो संख्या बढ़ेगी, तो उससे ज्यादा तो आ नहीं सकते, पहले 543 तो बैठे हुए हैं, तो नया बनाया गया उसमें 888 के बैठने की व्यवस्था की गई है। राज्यसभा में 384। ठीक है, अभी जो नए में बने हैं उसमें 384 बैठ सकते हैं, पहले कितने थी, 250 थी ना। और दोनों में 1272, दोनों में 1272 संख्या। और वैसे राज्यसभा में 384 बैठ सकते हैं, लोकसभा में 888 सदस्य बैठने की व्यवस्था हो चुकी है। कहां पे, कहां पे हो गई है, नए संसद भवन में। कोई पूछ रहे लोकसभा में राज्यसभा में कितनी सीटें नए संसद भवन में, तो याद होना चाहिए। अब देखते हैं अनुच्छेद  फिर बोले के पीछे बैठी थी अवधि, 83 में लोकसभा की अवधि ये हो गई पहली बैठक से 5 वर्ष। कितनी हो गई, पहली बैठक से 5 वर्ष। 5 वर्ष क्या है, अधिकतम हो सकती है, अधिकतम 5 वर्ष। इससे कम में अगर बहुमत नहीं रहा सरकार के पास तो सरकार पहले ही गिर जाएगी, वो कभी भी गिर सकती है।
लेकिन अधिकतम अवधि वर्तमान में वर्तमान में 18वीं लोकसभा है। अभी कौन सी है, याद रखना, कौन सी लोकसभा है, 18वीं लोकसभा है। और लोकसभा के आपातकाल के दौरान दौरान ही होता है, दौरान होता है, ठीक है। अगर राष्ट्र का आपातकाल घोषित हो जाए तो लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। मतलब जैसे आज क्या है, मान लो 2025 से और 30 तक का लोकसभा का टाइम है। 25 में चुनाव हुए या 24 में हुए ना, अभी 24 से कब तक है, 29 तक। ठीक है, अब क्या हुआ, 29 के आसपास आपातकाल घोषित हो गया। ठीक है, तो इसको प्रस्ताव पास करके क्या करेंगे, 31 तक बढ़ा देंगे। कि आपातकाल में चुनाव नहीं करवा सकते तो क्या करेंगे, सरकार का कार्यकाल 1 साल को बढ़ा देंगे। कितना कार्यकाल हो जाएगा फिर, 24 से 31 वो 30, कितना हो जाएगा, 30 तक हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कितनी बार भी कर सकते हैं। ठीक है, एक एक करके बढ़ाते रहेंगे, एक बार में 4-5 साल नहीं बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, एक बार में 1 साल बढ़ाएंगे, लेकिन इसको कितनी भी बार बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार, ठीक है, इंदिरा गांधी पीएम थी, तो इन्होंने, इनका कार्यकाल 75 में पूरा होना था। अब हमने आपातकाल में पढ़ा था कि नहीं, ये कब तक चला, 77 तक। आपातकाल 71 से 77 चला, तो इसका भी कार्यकाल 71 वाली का, ये थी हमारी पांचवी लोकसभा। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल एक एक बार करके 2 बार बढ़ाया गया। कार्यकाल ठीक है, हमारी 5वीं लोकसभा का कार्यकाल एक एक बार करके 2 बार बढ़ाया गया। और तो कार्यकाल कितना हुआ इसका, कितना कार्यकाल हो गया हमारी लोकसभा का, 5वीं का 7 वर्ष। तो हमारी 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 7 वर्ष है। अब इंदिरा गांधी जी को तो अच्छा लगने लगा, अरे ये तो सही है, तो उन्होंने क्या किया, ले लिया था ये तो, उन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन द्वारा कब हुआ था बोलो, इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो हमारा 5 साल का कार्यकाल होता है उसको 6 साल कर दिया, कि अभी 6 साल रहेंगे। ठीक है, उसको फिर 44वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ, इसे 5 साल कर दिया गया। ठीक, 42 में इंदिरा गांधी जी ने
बढ़ाया। उसके बाद उनकी गवर्नमेंट गिर गई। दूसरी सरकार आई, उसने क्या किया, 44वां संविधान संशोधन किया। इसके द्वारा फिर से 5 साल कर दिया गया। अब देखते हैं लोकसभा सदस्यों की योग्यताएं। ठीक है, क्या हुआ, पहले देखते हैं योग्यताएं। योग्यताएं क्या क्या होती हैं? उम्र कितनी होनी चाहिए? दूसरी, भारत का ठीक है, ये दोनों कॉमन हो गए। और इनकी योग्यताओं का निर्धारण संसद करती है। कौन करती है? संसद करती है इनकी योग्यताओं का निर्धारण। इनकी योग्यताओं का निर्धारण संसद करेगी। तो संसद ने इनकी योग्यताओं के निर्धारण के लिए 1951 में 1951 में जन प्रतिनिधि जन प्रतिनिधि अधिनियम बनाया। कब? इसमें इनकी योग्यताओं का निर्धारण किया गया। योग्यताओं में जैसे पहली योग्यता क्या हो गई? दिवालिया और पागल ना हो। कोई भी जो सदस्य होगा वो दिवालिया या पागल नहीं होगा। फिर या 2 साल की सजा ना हुई हो। अधिक क्या? 2 साल की सजा नहीं, मतलब जिसको 2 साल की सजा हो गई वो एमपी का चुनाव नहीं लड़ सकता। दिवालिया पागल हो तो चुनाव नहीं लड़ सकता। और ये क्या हुई? दल बदल का दोषी ना हो। दल बदल मतलब जीतने के बाद पार्टी बदल ली, दूसरी पार्टी में चला गया, उसका दोषी ना पाया गया हो। ठीक। और ठीक है, दहेज प्रथा का और छुआछूत का मुकदमा बनाओ। ये शर्तें कहां से हैं? 1951 के जनप्रतिनिधि अधिनियम द्वारा, जो क्या बताता है कि जो संसद का लोकसभा का सदस्य बनेगा उसकी एक तो
2 साल से अधिक की सजा ना हुई हो, फिर दल बदल का दोषी ना हो, और दहेज प्रथा या छुआछूत का कोई मुकदमा ना हो, और दिवालिया या पागल ना हो। पागल आदमी को थोड़ी बनाएंगे, पागल आदमी तो टीचर ही बन सकता है बस, नहीं। शपथ क्या देखेंगे अभी? शपथ। 99, अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 99 में लोकसभा की सदस्यों की शपथ का वर्णन है। और शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति का है। शपथ दिलाने का कार्य किसका है? राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति इसके लिए प्रोटेम स्पीकर, राष्ट्रपति इस काम के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। बोलता है कि प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाएगा। ये मान लिया संसद के सारे सदस्य आए हैं, तो जो कोई एक्सपीरियंस में ज्यादा हो, ज्यादा उम्र का हो, उसको प्रोटेम स्पीकर बना देते हैं, राष्ट्रपति नियुक्त कर देते हैं। राष्ट्रपति कहां तक शपथ दिलाते रहेंगे, तो उनमें से एक सदस्य में से जो थोड़ा एक्सपीरियंस में ज्यादा हो, तो उसको प्रोटेम स्पीकर बना देते हैं। प्रोटेम स्पीकर मतलब स्वयं शपथ दिलाता है नई संसद में, मतलब नई लोकसभा में। जैसे आज चुनाव हुआ तो सदस्य आएंगे, तो उनमें से एक सदस्य को राष्ट्रपति बोलेगा कि आप प्रोटेम स्पीकर बन जाइए और लोगों को शपथ दिलाइए। तो राष्ट्रपति के बिहाफ पर प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाता है। किसको? लोकसभा के सदस्यों को। मंत्री को और प्रधानमंत्री को कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की शपथ कौन से अनुच्छेद में? 75। जो हमारे पहले प्रोटेम स्पीकर थे वो थे जीबी मालवंकर, भारत के पहले प्रोटेम स्पीकर जीबी मालवंकर। और 18वीं यानी वर्तमान, वर्तमान में कौन सी लोकसभा है? 18वीं। वर्तमान में मोदी चुन के आए थे ना अभी, अभी तो प्रधानमंत्री बने 2024 में। 2024 से हमारी 18वीं लोकसभा का कार्यकाल शुरू हुआ। उसमें जो प्रोटेम स्पीकर थे वे कौन थे? भरत हरि मेहताब। ठीक। अच्छा बताओ, लोकसभा की शपथ का, लोकसभा के सदस्यों की शपथ का वर्णन कहां पे था? हमने पढ़ा था कौन सी अनुसूची में? तो लिख लेना, लोकसभा के सदस्यों की शपथ का वर्णन
अनुसूची 3 में है। अब देखते हैं निर्वाचन। ये हो गया। जो लोकसभा के सदस्य हैं उनका निर्वाचन कैसे होता है? कैसे होता है इनका निर्वाचन? बताओ। वोट दे के आते हो कि नहीं? नहीं दिया? हैं? प्रत्यक्ष मतदान द्वारा। भाई मतदान होता है ना हमारे यहाँ पे एमपी का, तो क्या होता है? प्रत्यक्ष मतदान द्वारा इनका चुनाव होता है। और इसमें अग्रता ही विजेता होता है, मतलब जो सबसे आगे है वही विजेता होगा। जो अग्रता होगा वही विजेता होगा। जिसे मतलब सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही जीत जाएगा। तो इसको बोलते हैं मूर्खों का चुनाव। इसका मतलब क्या हुआ? क्या होगा इसका मतलब? जो सर्वाधिक वोट पाएगा वो विजेता होगा। तो इसको बोलते हैं मूर्खों की चुनाव पद्धति। क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं मूर्खों की चुनाव पद्धति? अब जैसे ये देखो, 100 लोग हैं। कितने लोग हैं? 100 लोग क्या हैं? जिन्होंने वोट दिया। वोटर या जनसंख्या, जनता। 100 लोग हैं। मान लो एक क्षेत्र में 100 लोग वोट डालते हैं। इसमें से 4 हो गए ए बी सी डी। ये क्या हो गए? इन्होंने पर्चा भरा, ये चुनाव लड़ रहे हैं। 4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इसे मिला 10% वोट, 10 लोगों का वोट मिला। इसे मिला 20 का, ठीक है। इसे मिला 35 का, मान लो 35 का। कितना हो गया? 36 कर लो। और इसे मिला 34। ठीक है। कौन विजेता हो गया? 36 वाला विजेता हो गया। कौन जीता? ये हो गया विजेता। 100 में से 36 वोट पाए और विजेता हो गया। तो कितने लोग बचे 36 से अलग? 36 से अलग कितने लोग बचे 100 में से? 64। मतलब 64 लोग चाहते थे कि ये सी ना बने। चाहते थे कि नहीं चाहते थे? भाई चाहते होते तो उसको वोट देते। तो 64 लोग नहीं चाहते थे। सिर्फ कितने लोग चाहते थे? 36 लोग चाहते थे, 64 लोग नहीं चाहते थे। फिर भी कौन बन गया? तो इसलिए इसको बोलते हैं मूर्खों की चुनाव पद्धति, क्योंकि इस पे प्रतिशत का कोई वैल्यू नहीं है, कितना प्रतिशत वोट मिला। अब उसको 100 में से 36% वोट मिला, वो एमपी बन गया। जबकि 64% लोग कह रहे थे कि वो ना बने। ये मतलब हुआ ना इसका? नहीं समझ आया? तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मूर्खों की। इसमें मत प्रतिशत से कोई मतलब नहीं है, किसको कितना मत प्रतिशत मिला उसको मतलब नहीं है।
मतलब दौड़ रहे हैं, जो पीछे रह गए वो हार गए, जो आगे है वो जीत गए। कितने टाइम में दौड़ना है, कितनी रेस दौड़ते हैं उससे कोई मतलब नहीं। समझिए, आज का खत्म करें।